हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का लेसन नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार हमारा वो हक है जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए और जिसकी वो मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं इन अधिकारों की रक्षा करती हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जो ये अधिकार हैं वो हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, ये हमारा हक है। क्यों? क्योंकि इनके बिना व्यक्ति का संपूर्ण सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। यानी जो लोकतांत्रिक देश हैं बच्चों, लोकतांत्रिक में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस देश में जनता द्वारा चुने गए शासक शासन चलाते हैं, उन देशों में इन अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने भी उठाई थी। ठीक है, हमें मौलिक अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मौलिक अधिकार हैं जो वे व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति के पूर्ण नैतिक और भौतिक विकास के लिए ज़रूरी है। इसके अभाव में व्यक्ति का जो विकास है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है वो रुक जाता है। ठीक है, और जो दूसरा है, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 2000 में राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन हुआ। इसके जो सदस्य हैं वो एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकार के संबंध में ज्ञान रखने वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य शामिल होते हैं। और इनका क्या कार्य होता है बच्चों? इनका कार्य है लोगों के अधिकारों से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना और पीड़ितों को राहत पहुंचाना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने और जो स्वतंत्रता नायक थे बच्चों, उन्होंने कई बार नागरिक अधिकारों की मांग की और 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था। अब बात करते हैं बच्चों सामान्य अधिकार की कि ये सामान्य अधिकार क्या होते हैं। वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं और इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि इन कानूनों को संसद कानून बनाकर इन अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकते हैं इन अधिकारों में। तो ये कौन से अधिकार कहलाते हैं? सामान्य अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन बच्चों हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। इसका मतलब क्या है कि गारंटी कानूनी समता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के बिना भेदभाव के, यानी कि संविधान के अनुच्छेद जो 14 में है वो क्या है कि विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष समानता और समान विधियों संरक्षण शब्दों का प्रयोग किया गया है। और संविधान में ये भी लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।
ठीक है। कानून की शॉर्टली बताया जाए तो कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे, ठीक है। कानून के समक्ष जो समानता है, इसका अर्थ है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति भले ही उसकी स्थिति कुछ भी हो, मान लीजिए वो साधारण व्यक्ति है या फिर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है या किसी ऊंचे पद पर है, तो सबके लिए कानून बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। आप इसको ध्यान से समझिए कि सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ ना तो उसकी जाति, ना उसके धर्म या नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थान हो कोई भी, उस पर सभी के प्रयोग के लिए मनाही नहीं होगी, चाहे वो जैसे आप देखते हो सार्वजनिक स्थान का मतलब है जैसे मंदिर हो गया, ठीक है, कुएं हैं, तालाब हैं, सिनेमा घर हैं, इसके लिए किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 यानी एक्ट 16 सार्वजनिक नियुक्ति। सार्वजनिक नियुक्तियों के अवसर में समानता। समानता का मतलब तो आप समझ गए ना, बराबरी। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने के समान अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में केवल धर्म, वंश, जाति या स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको फिर से समझिए बच्चों कि अनुच्छेद 16 है जो सार्वजनिक नियुक्तियों में के अवसर में समानता, कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी वंश से है या किसी भी स्थान से है, ठीक है, इनमें से किसी भी आधार पर उसकी सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में उसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 समाज में छुआछूत की समाप्ति। बच्चों ये एक्ट 17 बताया गया जिसमें छुआछूत की समाप्ति का छुआछूत की समाप्ति कर दी गई है। बच्चों ध्यान से समझना, सन 1955 में संसद के द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पास किया गया था। कौन सा नियम पास किया गया था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अपराध अधिनियम क्या था बच्चों इसमें कि जो इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार से छुआछूत का प्रयोग करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा, ठीक है। इस धारा से भारत में रहने वाले लाखों व्यक्तियों ने भेदभावपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति पा ली है। देखो फिर से समझो इसको कि समाज में छुआछूत की समाप्ति अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। सन 1955 में संसद के द्वारा एक कानून पास किया गया। क्या कानून था वो? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार से छुआछूत का प्रयोग करता है तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलेगा। ये जो एक्ट है वो समस्त भारत पर लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत, यानी कि सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर, यानी कि अन्य उपाधियों पर, सैनिक को छोड़कर और शैक्षिक को छोड़कर। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य सैनिक और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी विदेशी राज्य द्वारा दी गई किसी भी उपाधि और पदवी को ग्रहण नहीं कर सकता।
बच्चों ब्रिटिश शासनकाल में जो उपाधियां जैसे राय बहादुर या खान साहब आदि प्रदान की जाती थी, तो इसका मतलब ये होता था कि लोगों के बीच, नागरिकों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। तो इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य क्या था? नागरिकों के बीच उस भेदभाव को समाप्त करना था। इस अनुच्छेद के बाद भी भारत सरकार द्वारा 1950 से ही भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की उपाधियां प्रदान की जाती रही हैं। ठीक है, उपाधियां प्रदान करने की इस व्यवस्था को कुछ पक्षों द्वारा संविधान के प्रतिकूल मान लिया गया था, इसीलिए इस व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। फिर उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि उपाधियां प्रदान करने की व्यवस्था है जो वो संविधान के प्रतिकूल नहीं है, किंतु इस संबंध में सरकार का समस्त कार्य विवेक संगत रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो अधिकार, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। ये अधिकार हैं जो बच्चों, ये मौलिक अधिकारों की आत्मा है, क्योंकि इन अधिकारों के बिना अन्य अधिकारों का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता। स्वतंत्रता का मतलब समझिए, स्वतंत्रता का मतलब है कि आज़ादी। इन अधिकारों के आधार पर ही प्रजातंत्र समाज की जो कल्पना है की जा सकती है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, सबसे पहली स्वतंत्रता है भाषण और लेखन की अभिव्यक्ति। क्या? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई भी व्यक्ति, यानी कि सभी नागरिक लगा लीजिए, सभी नागरिकों को भाषण देने और अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है बच्चों विचार प्रकट करना। ठीक है, सभी नागरिकों को भाषण देने और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वे बोलकर या लिखकर या छपवाकर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। दूसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें नागरिकों को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठित होने, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई है, और इन संघों और समुदायों को भी अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने का अधिकार मिला हुआ है। परंतु कोई भी समुदाय हो या संघ हो ऐसा कार्य नहीं करेगा जो देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा हो और जो अनैतिक हो अथवा शांति व्यवस्था में बाधक बने। तीसरा है भारत भर में भ्रमण करने का, यानी कि इसके अनुसार क्या है कि भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में निवास करने, घूमने, बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, और जो नागरिक है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर निवास कर सकता है, रह सकता है, इससे उस पर कोई अंकुश नहीं है। नेक्स्ट है अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। फिर से समझिए, अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। अनुच्छेद 20 मान लीजिए, अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, पहले इसे समझिए कि किसी भी व्यक्ति को अपराध में जो अभियुक्त है या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना किसका हक होगा? सरकार का। अनुच्छेद 20 है जो, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता कि जब तक उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, और इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही दंडित किया जा सकता है। ठीक है, और मान लीजिए किसी अपराध में अभियुक्त है तो उस व्यक्ति को स्वयं या अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
एक्ट 21 यानी 21 के अनुसार कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें बताया गया बच्चों कि संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से, दैहिक मतलब शारीरिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में, कब बच्चों? 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जो जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी सम्मिलित है। आवास मतलब रहने का। ठीक है। 44वें संशोधन के द्वारा, कौन से संशोधन के द्वारा बच्चों? 44वें संशोधन के द्वारा जीवन के और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को एक पवित्र अधिकार का रूप दे दिया गया। अब संकट काल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। अतः स्पष्ट है कि अनुच्छेद जो 21 है, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन न केवल कानून द्वारा निर्धारित ढंग के अनुसार किया जा सकता है। ठीक है। कानून द्वारा निर्धारित ढंग से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी ऐसे कानून बनाने का भी अधिकार होगा जो संविधान के अनुच्छेद 20 और 22 के विरुद्ध भी ना हो। जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 का है, इसमें अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी नागरिक को विशेष मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना, अनुच्छेद 22 के अनुसार। ठीक है। इसमें क्या है बच्चों कि संविधान के अनुच्छेद 22 द्वारा गिरफ्तारी और बंदीकरण की अवस्था में व्यक्ति को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती। कैसे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? पहले तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध या बंदी के कारणों को बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध या बंदीकरण के कारणों को बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नंबर 2, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बंदी को जेल में भी नहीं रखा जा सकता और बंदी को कानूनी सलाह प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। परंतु इस अनुच्छेद में यह भी व्यवस्था है कि यह अनुच्छेद 2 प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। कितने प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा? 2 प्रकार के व्यक्तियों पर। पहला व्यक्ति कौन? जो शत्रु देश का हो, वह व्यक्ति जो शत्रु देश का हो। ठीक है। और दूसरा, वह व्यक्ति जो निवारक नज़रबंदी कानून के अधीन बंदी बनाया गया हो। ठीक है। निवारक नज़रबंदी कानून किसका? निवारक नज़रबंदी कानून। अब आप कहेंगे कि ये निवारक नज़रबंदी कानून क्या है बच्चों? बच्चों ये निवारक नज़रबंदी कानून, वह व्यक्ति जो निवारक नज़रबंदी कानून के अधीन बंदी बनाया गया हो, वो भी उस तरह के व्यक्ति पर भी ये अनुच्छेद लागू नहीं होता है। निवारक नज़रबंदी कानून सबसे पहले 1950 में, फिर 1951 से 54, 1957, 1960, 1963 है ना, 1966 और फिर 1969 में पास किया गया। इस कानून के बारे में भारतीय संविधान में इस आधार पर आलोचना की गई कि यह व्यक्ति के स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा प्रतिबंध है। निवारक नज़रबंदी का क्या अर्थ है बच्चों? इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या तो नहीं मिली, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर उसे दंड देना नहीं, बल्कि उसे ऐसा करने से पहले अपराध करने से पहले ही रोक देने के लिए जेल में बंद कर देना है। अब समझ में आया कि उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोककर जेल में बंद कर देना, ये क्या कहलाता है? निवारक नज़रबंदी कानून। ठीक है। यह एक
पूर्वाधिकार उपाय है। विदेशों में तो निवारक नज़रबंदी कानूनों का प्रयोग केवल युद्ध और आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है, लेकिन अपने भारत में इसका प्रयोग साधारण काल में भी किया जाता है। निवारक नज़रबंदी कानून के संबंध में 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। पहली है, नज़रबंदी का मामला है जो 2 महीने के अंदर सलाहकार मंडल के पास जाना जरूरी है। दूसरा, सलाहकार मंडल का गठन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। तीसरा, सलाहकार मंडल का जो अध्यक्ष है उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होगा, और लेकिन उसके अन्य सदस्य वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर न्यायाधीश हैं वो भी हो सकते हैं। और नज़रबंद किए गए व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र उसकी नज़रबंदी का कारण भी बता दिया। 86वें संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 कै में जोड़ा गया, यानी शिक्षा का अधिकार जो हम पढ़ चुके हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान होगी।